हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए 9वां क्लास होने वाला है और इन 9 क्लासों से पहले हम 8 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 8 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 8 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और इस 9वीं क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 9वीं क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में क्या क्या दिया गया है। इस सीरीज में हमें दिया गया है 2, 2 के बाद में 7, 7 के बाद में 14, 14 के बाद में 23 और 23 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इतना तो आपको पता चल रहा है कि ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 से कितना हो रहा है 7। तो 2 से 7 कैसे होगा। तो देखिए यदि हम क्या करें 2 के अंदर +5 कर दें तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, फिर इसी प्रकार से देखिए 7 से कितना हो रहा है 14। 7 से 14 कैसे होगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 14 से कितना हो रहा है 23। तो 14 से 23 कैसे होगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 14 और 9 हो जाएगा 23। अब हमसे पूछा गया है कि इस 23 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 से 7 हुआ कैसे +5 करके, फिर 7 से 14 हुआ कैसे +7 करके, फिर 14 से 23 हुआ कैसे +9 करके। तो अब आगे कितना प्लस करें कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए पहले 5 से कितना हुआ 7। तो 5 से 7 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर +2 कर दें तो 5 और 2 हो जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना हो रहा है 9। तो 7 से 9 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर +2 कर दें तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो अब 9 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए 5 से 7 आया +2 करके, 7 से 9 आया +2 करके। तो अब 9 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे +2 करके। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि 9 के बाद में यहाँ पर कितना प्लस होगा +11। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यदि हम 23 के अंदर +11 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 23 और 11 कितना हो जाएगा। तो 23 और 11 हो जाएगा 34। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 34 है। अब हमें देखना है कि 34 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 34 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। क्या बोला गया है यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न में आपको बोला गया है कि नीचे आप सभी के सामने 4 संख्या युग्म दिए गए हैं और उन संख्या युग्मों में से 3 संख्या युग्म समान हैं और एक संख्या युग्म असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो कैसे करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 5 और 31। तो यहाँ पर देखिए 5 से 31 कैसे बनेगा।
तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 से 31 बनाना चाहें तो यहाँ पर 5 से 31 बन जाएगा। यदि हम 5 का स्क्वायर कर दें और इसके अंदर प्लस 6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 31। ठीक है मेरे भाई। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन बी को चेक करिए। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है 10 और 101। तो यहाँ पर देखिए 10 से 101 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दें और प्लस 1 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 101। ठीक है। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन सी को चेक करिए। ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और 10। तो यहाँ पर देखिए 3 से 10 कैसे बनेगा। तो यदि यहाँ पर हम क्या करें, 3 का स्क्वायर कर दें और इसके अंदर प्लस 1 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी को चेक करिए। ऑप्शन डी में हमें दिया गया है क्या, यहाँ पर हमें दिया गया है 7 और 50। तो यहाँ पर देखिए 7 से 50 कैसे बनेगा। तो यदि यहाँ पर हम क्या करें, 7 का स्क्वायर कर दें और इसके अंदर प्लस 1 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 50। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इन चारों में से विषम या असंगत संख्या युग्म कौन सा है। तो हाँ सर बता सकते हैं, यहाँ पर असंगत संख्या युग्म है ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए में 5 से 31 हुआ है कैसे, 5 का स्क्वायर प्लस 6 करके। लेकिन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनमें क्या किया गया है, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 का स्क्वायर प्लस 1। यानी कि इन तीन के अंदर तो क्या किया गया है, संख्या का स्क्वायर प्लस 1। लेकिन ऑप्शन ए में क्या किया गया है, संख्या का स्क्वायर और उसके अंदर प्लस 6 किया गया है। इसलिए यहाँ पर असंगत संख्या युग्म हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप ऐसे प्रश्न को फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी तरह से संगत हैं और एक अक्षर समूह असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 4 समूह दिए गए हैं और इन चारों समूह में आपको क्या दिए गए हैं, अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। अब यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, इनका नंबरिंग कर लेना है। और नंबरिंग यदि आप कर लोगे तो ऐसे प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व करोगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में हमें दिया गया है MKF। तो यहाँ पर देखिए M का नंबर होता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए K का नंबर होता है 11 और फिर क्या है F का नंबर होता है 6। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 13 से, यहाँ पर देखिए 13, 11, 6। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे हुआ, तो देखिए 13 से 11 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 से 11 करें तो 13 में से क्या कर दें, -2 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 11। और फिर देखिए 11 से कितना हो रहा है 6, तो 11 से 6 कैसे होगा, यदि हम क्या करें 11 में से -5 कर दें तो यहां पर हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी में हमें क्या क्या दिया गया है, तो ऑप्शन बी में हमें दिया गया है RPL। सेम इसी प्रकार से यहां पर नंबरिंग करेंगे। तो देखिए R का नंबर होता है 18। ठीक है। फिर क्या है P का नंबर होता है 16। फिर क्या है L का नंबर होता है 12। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए 18 से कितना हो रहा है 16, तो 18 से 16 कैसे होगा, जब हम क्या करेंगे 18 में से यदि -2 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 16। फिर देखिए 16 से कितना हो रहा है 12, तो 16 से 12 कैसे होगा, जब हम 16 में से क्या कर देंगे -4 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ऑप्शन सी को हम इस तरफ ले जाकर चेक करते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन सी में हमें क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन सी में हमें दिया गया है QOK। तो देखिए Q कितने नंबर पर आता है, तो अल्फाबेट लेटर के अंदर Q आता है 17 नंबर पर। ठीक है। फिर क्या है O कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए O आता है 15 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। फिर क्या है K आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए 17 से कितना हुआ 15, तो यहाँ पर 17 से 15 कैसे होगा, -2 करके। फिर देखिए 15 से कितना हो रहा है 11, तो 15 से 11 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 में से -4 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 11। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ऑप्शन डी को हम इस तरफ ले जाकर यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन डी में हमें क्या क्या दिया गया है, तो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है WQ। तो यहाँ पर इनका भी नंबरिंग करेंगे।
तो देखिए अल्फाबेट लेटर के अंदर जो W होता है ये आता है 23 नंबर पर। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखिए U कितने नंबर पर आता है, तो U आता है 21 नंबर पर है। फिर क्या है, U के बाद में है Q कितने नंबर पर आता है, Q आता है 17 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17। अब यहाँ पर देखिए 23 से 21 होगा कैसे, तो 23 में से -2 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21। और फिर देखिए 21 से 17 कैसे होगा, तो 21 में से -4 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। अब मेरे भाई आप सभी के सामने मैंने सोल्व कर दिया है, तो अब आप बता सकते हैं कि इनमें से असंगत कौन सा है। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, इनमें से असंगत अक्षर युग्म है कौन सा, ऑप्शन ए। क्यों है, क्योंकि यहां पर देखिए ऑप्शन बी में क्या हुआ है, -2 -4। फिर देखिए ऑप्शन सी के अंदर क्या हुआ, -2 -4। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी में हुआ है -2 -4। लेकिन ऑप्शन ए में क्या हुआ है, ऑप्शन ए में हुआ है -2 -5। इसलिए इन सभी में से असंगत अक्षर समूह हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सभी का ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई जब भी आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में दिए जाएं तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 95 और इस 105 के अंदर आपस में क्या संबंध है। उसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि 89 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या में क्या संबंध होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 95 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर 95 लिखा गया है कैसे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले किया गया है 10 का स्क्वायर और इसके अंदर किया गया है -5। आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है कितना, 100, और 100 में से 5 को निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने बच जाएगा 95। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर 105 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर 105 लिखा गया है कैसे, पहले यहाँ पर किया गया है 10 का स्क्वायर और इसके अंदर किया गया है +5। 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, यानी कि सॉरी यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। और इस 100 के अंदर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे तो 100 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 105। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पर 89 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 10 का स्क्वायर -11। अब देखिए 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 100 होता है। 100 में से -11 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 89। अब यहाँ पर देखिए पहले 10 का स्क्वायर किया गया था, फिर -5 किया गया था, फिर यहाँ पर देखिए फिर किया गया था 10 का स्क्वायर +5 किया गया था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर -11। अब यहाँ पर आगे इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हम करेंगे 10 का स्क्वायर +11। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 100 के अंदर यहाँ पर +11 कर देंगे तो यहाँ पर 100 और 11 मिलकर हो जाएगा कितना, 111। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 111। अब हमें देखना है कि 111 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 111 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके देखिए रीजनिंग की क्लासेस तो हमारे इस चैनल पर हो रही हैं। इसी के साथ में यदि आप अपनी जीके और जीएस की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमने रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस का लगभग 1000+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र 21 रुपए। और मेरे भाई ये 1000+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अब यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। सूचीबद्ध 4 आकृतियों में से 3 किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती हैं और एक नहीं करती, उस असंगत आकृति का चयन करें। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है, और यदि ये तरीका आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चारों आकृतियों में से असंगत आकृति कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए आकृति से संबंधित है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी आकृतियां दी गई हैं उन आकृतियों में देखना है कि कितनी कितनी लाइनें हैं, और लाइनों के आधार पर ही हम इस प्रश्न को क्या करने वाले हैं, सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में देखिए एक आकृति दी गई है, तो पहले हम देखेंगे बाहर वाली आकृति को। तो बाहर वाली आकृति में कितनी लाइन है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एक लाइन ये है, उसके बाद में दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है, यानी कि बाहर वाली आकृति में टोटल कितनी लाइन है, 3 है। इसी प्रकार से इस ऑप्शन ए के अंदर देखिए अंदर भी एक आकृति है, तो इस अंदर वाली आकृति में देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4, यानी कि अंदर वाली आकृति में कितनी लाइन है, 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब यहाँ पर देखिए 3 से कितना हो रहा है, 4, यानी कि 3 से 4 कब होगा, जब हम 3 के अंदर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से 4। इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में भी एक आकृति दी गई है, तो पहले हम देखेंगे बाहर वाली आकृति की लाइन। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन बी में जो बाहर वाली आकृति है उसके अंदर कितनी लाइन है, 4 हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 है। फिर देखिए मेरे भाई अंदर वाली आकृति में कितनी लाइन है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कितनी लाइन है, 5 हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 है। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 कब होगा, जब हम 4 के अंदर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में भी एक आकृति दी गई है, तो पहले बाहर वाली आकृति की लाइन गिनिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि बाहर की आकृति में टोटल कितनी लाइन है, 5 हैं। इसी प्रकार से अंदर की आकृति में देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, अंदर वाली आकृति में कितनी लाइन है, 6 हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 कब होगा, जब 5 के अंदर +1 कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार से ऑप्शन डी को चेक करिए। ऑप्शन डी में ध्यान से देखिए मेरे भाई, ऑप्शन डी में बाहर वाली आकृति में कितनी लाइन है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन डी के अंदर जो आकृति दी गई है और वो बाहर वाली आकृति है वो मिलकर बनी है 6 लाइनों से। फिर इसके अंदर की आकृति को देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, अंदर की आकृति कितनी लाइनों से बनी है, 4 से, तो 6 से 4 पर जाएंगे कैसे, यदि हम 6 में से -2 कर देंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप सभी के सामने सोल्व हमने कर दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर क्या हुआ, +1, ऑप्शन बी में क्या हुआ, +1, ऑप्शन सी में क्या हुआ, +1, लेकिन ऑप्शन डी में क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, -2। इसलिए इन चारों में से ऑप्शन डी वाली आकृति क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी, और आपके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि 23 से यहाँ पर 25 कैसे आया है, यानी कि जिस प्रकार से 23 से यहाँ पर 25 आया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 36 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 23 से 25 यहाँ पर कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो वो देखिए, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए 23 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 23 मिलकर बना है 2 और 3 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा 5,
और यहाँ पर इस 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 36 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं कि 36 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि 36 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 36 मिलकर बना है 3 और 6 से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, तो 3 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 9। और इस 9 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 81। अब हमें देखना है कि 81 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 81 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 7वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। और देखिए 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर आपको बड़ी संख्या दी गई है और बड़ी संख्या को देखकर वो क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को एग्जाम में छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसे प्रश्न को एग्जाम में छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए हम बताएंगे। यहां पर ऐसी बड़ी संख्या वाले प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि 1357 से यहां पर 64 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से 1357 से यहां पर आया है 64, सेम उसी प्रकार से हम बताएंगे कि 13,579 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या लॉजिक लगाया गया है। सबसे पहले यहां पर देखिए कि 1357 से 64 बनेगा कैसे। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहां पर 1357 की सभी संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7। तो यहां पर इन सभी को जोड़िए मेरे भाई। यहां पर देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 हो जाएगा 16। अब यहां पर क्या किया गया है, इस 16 का गुना किया गया है कितने के साथ में, तो यहां पर 1357 के अंदर टोटल कितनी संख्या है, 4 हैं। तो यहां पर इस 16 का गुना किया गया है 4 के साथ में। तो यहां पर 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 64 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, यानी कि 1357 से 64 कैसे आया है, तो पहले 1357 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। जोड़ने पर कितना आया, 16। फिर यहां पर देखा गया है कि 1357 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है, तो 1357 मिलकर बना है 4 संख्याओं से। और उस 16 का गुना किया गया है 4 के साथ में, और 16 का गुना 4 के साथ में कर यहां पर लिखा गया है 64। तो अब हम आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि 13,579 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर 13,579 की सभी संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, अब यहां पर इन सभी को जोड़िए। तो यहां पर देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 हो जाएगा 25। ठीक है, अब इस 25 का हम गुणा करेंगे। गुणा किसके साथ में करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, अब यहां पर देखिए 13,579 इन सभी संख्याओं में, यानी कि 13,579 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है 5 संख्याओं से। तो यहां पर इस 25 का गुणा कर देंगे हम 5 के साथ में। तो 25 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 55, यानी कि 25 पंजे 125। यानी कि यहां पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 125 है। यानी कि 13,579
1579 का संबंध हो जाएगा 125 के साथ में। अब ध्यान से देखिए कि किसी ऑप्शन में 125 दिया गया है, तो हाँ सर 125 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको यहाँ पर देखना है कि पहली आकृति में यहाँ पर 56 कैसे आया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी आकृति में यहाँ पर 72 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति में 56 और दूसरी आकृति में 72 जिस प्रकार से आए हैं, सेम उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सोल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 56 कैसे आया है। तो देखिए 56 के यहाँ पर 3 संख्या दी गई है, 2, 4 और 7। तो इन तीनों संख्याओं को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर बीच वाली संख्या 56 आ जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए करके देखते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 7। तो यहाँ पर देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 28 दुआ कितना हो जाएगा 56। यानी कि इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया तो कितना आ गया 56। और ध्यान से देखिए 56 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरी आकृति में देखेंगे कि यहाँ पर 72 इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहाँ पर देखिए 72 के पास भी यहाँ पर 3 संख्या है, पहले है 4, उसके बाद में है 3 और फिर क्या है 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा 4 गुणा 6। तो यहाँ पर देखिए 4 तिये हो जाएगा 12 और 12 छिके कितना हो जाएगा, तो 12 छिके हो जाएगा यहाँ पर 72। और ध्यान से देखिए 72 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह के आसपास भी 3 संख्या दी गई है। पहली संख्या है 2, उसके बाद में है 5 और उसके बाद में है 4। तो अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई गुणा करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 4। तो यहाँ पर गुणा करिए, यहाँ पर देखिए 2 पंजे 10 और 10 चौक कितना हो जाएगा 40। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 40। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 40 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो बीच की संख्या दी गई है उसके चारों तरफ जितनी भी संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करके बीच वाली संख्या लिखी गई है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 9वां प्रश्न भी आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके RRB NTPC 2021 के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। तो मेरे भाई ये 9वें प्रश्न अंदर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो ऐसे प्रश्न को या तो हम सोल्व करते हैं मेरे भाई कॉलम में, या फिर हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं रो में। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो देखिए मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे इस प्रश्न को उसी तरफ है सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बड़ी संख्या दिखाई देगी कॉलम के अंदर है, ठीक है, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस पहले कॉलम में यहाँ पर 12 कैसे आया है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर 6 और 7 का आपस में क्या किया गया है, गुणा। तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 6 सातू हो जाएगा यहाँ पर 42। ठीक है, उसके बाद में क्या किया गया है, यहाँ पर 6 और 5 का आपस में गुणा किया गया है, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या किया गया है, 42 और 30 के बीच का अंतर निकाला गया है, तो 42 में से 30 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 12। और ध्यान से देखिए 12 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर दूसरे कॉलम में 30 इसी प्रकार से आया है क्या, तो क्या करेंगे, यहां पर 30 निकालने से पहले यहां पर पहले तो 8 और 5 का आपस में गुणा करेंगे, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 5 और 2 का आपस में गुणा करेंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, तो 5 दूना हो जाएगा 10 और दोनों का निकाल देंगे अंतर, तो 40 में से 10 जाएगा तो यहां पर कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। और ध्यान से देखिए 30 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम तीसरे कॉलम में देखेंगे कि यहां पर 12 इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 4 और 2 का आपस में गुणा करेंगे, तो यहां पर देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 20 में से 8 चला जाएगा तो यहां पर कितना बच जाएगा, 12। और ध्यान से देखिए यहां पर 12 आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 8 और 7 का आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 8 और 7 तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 7 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, तो 7 तिया हो जाएगा 21। ठीक है, और इन दोनों का 56 और 21 का आपस में अंतर निकाल देंगे, तो 56 में से 21 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे भाई 35, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 35। अब हमें देखना है कि 35 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 35 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आप ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रश्न के अंदर जो बोला गया है इसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उस डायग्राम को देखकर आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले इन सभी को यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के अंदर जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए प्रश्न की एक एक लाइन में आपको चलना है। यहां पर देखिए, यहां पर बोला गया है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर कौन है, एक लड़का है, और इस लड़के की ओर, लड़का है तो यहां पर देखिए प्लस माइनस सिंबल यूज करेंगे पुरुष और महिला के लिए। लड़का है तो यहां पर हम प्लस सिंबल यूज करेंगे। यहां पर क्या बोला गया है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, तो एक लड़का हो गया, क्या कहा कि उसकी मां का भाई। तो देखिए मेरे भाई ये लड़का हो गया, ठीक है, ये लड़के की कौन हो गई, मां हो गई, तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस लगा देंगे क्योंकि महिला है। ठीक है, क्या बोला गया है कि उसकी माँ का भाई। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इसकी माँ का ये कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बी लिख देते हैं, भाई है तो यहाँ पर प्लस सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इसके बाद में आपसे क्या बोला गया है, यहाँ तक क्लियर है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई, यानी कि ये लड़का हो गया, ठीक है, ये लड़के की माँ हो गई और ये लड़के की माँ का क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है सुरेश। सुरेश बोल रहा है कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कौन है मेरे भाई, सुरेश है। ठीक है, सुरेश क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर प्लस सिंबल यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं, सुरेश बोल रहा है कि मेरी माँ के पिता, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो कौन हो गई, सुरेश की माँ हो गई, यहाँ पर एम लगा देते हैं। ठीक है, महिला है, माइनस लगा देंगे। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मेरी माँ के पिता, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
इसकी माँ का कौन हो जाएगा, पिता, तो पिता को पी से लगा देते हैं, प्लस सिंबल यूज कर देते हैं। ठीक है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है कौन, ये बी। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक क्लियर है, डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है। यानी कि यहाँ पर समझिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए वो लड़का है ये, ठीक है, और इस लड़के की माँ है ये। ठीक है, तो इस माँ का यानी कि इस लड़के की माँ का इस सुरेश के साथ में क्या संबंध है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये कौन है, सुरेश है। ठीक है, ये सुरेश की कौन है, माँ है, और ये सुरेश के कौन है, नाना जी है, यानी कि उसकी माँ के पिता तो उसके नाना जी हो गए हैं। ठीक है, और उसके नाना का एकमात्र पुत्र है ये बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बी इस एम का क्या होगा, यानी कि सुरेश की माँ का क्या होगा, ये भाई होगा। ठीक है, और ये देखिए एम है माइनस है, तो यहाँ पर ये कौन है, ये सुरेश की माँ की कौन, ये तो देखिए ये तो सुरेश की माँ का हो गया भाई। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी सुरेश की माँ। तो यहाँ पर देखिए सुरेश की माँ का यानी कि सुरेश की माँ की बहन का सुरेश के साथ में क्या संबंध है, तो मेरे भाई सुरेश की माँ की बहन सुरेश की क्या लगेगी, मासी लगेगी। तो यहाँ पर है यानी कि उस लड़के की माँ का सुरेश के साथ में संबंध है मासी का। तो अब आपको देखना है कि मासी किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर मासी हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमने 10 रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।